मैरियन बाखमियर एक सिंगल मदर जो अपनी 7 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत का चक्कर लगा के हार गई थी। पर उसे इंसाफ तो नहीं मिल रहा था तो सिर्फ तारीख पे तारीख। मैरियन बाखमियर का हौसला जवाब दे चुका था, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। अब उसका कानून पर विश्वास भी नहीं रहा। सब तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। फिर उस दुखियारी माँ ने अपनी मृतक बेटी को इंसाफ देने के लिए जो कदम उठाया, उससे उस वक्त सारा जर्मनी हिल गया था। कौन थी मैरियन बाखमियर? ऐसा क्या हुआ था उसकी 7 साल के बेटी के साथ, और उसने कैसे कानून को अपने हाथों ले लिया था? मैरियन की कहानी इतनी फेमस हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। क्या है आखिर इस कहानी में? क्यों एक माँ ने बदले के लिए सारी सीमाएं पार कर दी? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग पहले से ज्यादा हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज होंगे। एक बार फिर आप लोगों के सामने एक अनोखी और दर्दनाक क्राइम स्टोरी के साथ आई हूँ। दोस्तों, आपको और इंतजार ना करवा के आगे की पूरी सच्चाई का एक कहानी रूपांतर के द्वारा सुनाती हूँ। उस दिन अदालत हर दिन की तरह अपने समय में शुरू हुआ। एक खास मुकदमे की वजह से आज अदालत लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जज महोदय अपने जगह पे बैठते हुए अदालत की कार्यवाही शुरू करने का आदेश देते हैं। तभी काला कोट पहने एक महिला अदालत के अंदर दाखिल होती है और चुपचाप एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है। अंदर एक रेप और मर्डर केस की सुनवाई शुरू होने वाली होती है। मुलजिम कटघरे में खड़ा था। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे और वकील अपनी तैयारियों में लगे थे। तभी अचानक भरी अदालत में एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और गोली सीधे जाकर कटघरे में खड़े मुलजिम को लगती है और वो वहीं गिर पड़ता है। सारे के सारे लोग अचानक से हुई फायरिंग किसने की, ये जानने के लिए अपने नजर पीछे घुमाते हैं। पिस्तौल काले कोट वाली महिला के हाथ में थी। गोली चलाने के बाद उसने अपना हाथ नीचे किया और चुपचाप खड़ी हो गई। पुलिस जब उसे पकड़ने आई तो उसने कोई विरोध भी नहीं किया। उसके चेहरे पर चमक और एक अजीब शांति थी, जैसे मानो अदालत की प्रक्रिया पूरी हो गई हो और मुजरिम को उसके किए गए अपराध की सजा मिल गया हो। दोस्तों, आगे की कहानी का सिलसिला शुरू करने से पहले आप लोगों को मैरियन बाखमियर के बारे में जानना होगा। कौन थी ये मैरियन बाखमियर? मैरियन बाखमियर पश्चिम जर्मनी के लोअर सैक्सोनी में हिल्डेशाइम के पास छोटे से शहर सारस्टेड में पली बढ़ी। उसकी जिंदगी मुश्किलों में गुजरी थी। उसके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी प्रशिया से भाग आए थे। उनके पिता नाजी पार्टी के अर्धसैनिक शुट्स्टाफेल की लड़ाकू शाखा के सदस्य थे। मैरियन बाखमियर का पालन पोषण एक रूढ़िवादी घर में कट्टर धार्मिक माता पिता के बीच हुआ। उनके पिता एक रूढ़िवादी आधिकारिक व्यक्ति थे जो बहुत शराब पीते थे और अपना अधिकांश समय घर के पास एक बार में ही बिताया करते थे। शराब पीने से उनके पिता और अधिक आक्रामक हो गए थे, जिसके वजह से घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। फिर उसके माता पिता के बीच तलाक हो जाता है और उसकी माँ अपने पहले पति के तलाक के बाद दूसरी शादी कर लेती है। वो अपने माँ और सौतेले बाप के साथ रहने लगी थी। मैरियन को सही परवरिश न मिलने से वो 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, जिससे 2 बच्चे हुए। देखभाल करने के लिए ना पैसा था ना उम्र, सो बच्चों को उसने एडॉप्शन के लिए दे दिया। आखिर में मैरियन बाखमियर को उसकी सगी माँ ने अपने घर से उसे बाहर निकाल दिया था। फिर 19 साल की उम्र में मैरियन के जीवन में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसी पब का मैनेजर था जहाँ मैरियन काम करती थी। दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा एना। पहले ही 2 बच्चों को छोड़ चुकी मैरियन के लिए एना ही उसका सब कुछ थी। पहले कुछ साल सब कुछ ठीक चलता है। मैरियन को भी लगा कि अब उसके जीवन के दुखों के दिन खत्म हो गए, पर होनी को तो कुछ और मंजूर था। मैरियन का पति उससे तलाक लेके अलग हो जाता है और तलाक होने के बाद उसने अपनी बेटी एना को अकेले ही पाला। एना को वो अक्सर घर में छोड़कर काम पे चली जाती थी। एना कई बार घर पर अकेले रहती,
कई बार मैरियन को रात को काम करना पड़ता और इसलिए दिन में वो अपनी नींद पूरी करती। इन सब में एना बेचारी को दिन अकेले गुजारना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि 7 साल की उम्र में ही एना अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो जाती है। उसे नाचना गाना पसंद था। दिन में अक्सर खेलने के लिए वो अपने पड़ोस के घरों में जाती और वहाँ पाले गए कुत्ते बिल्लियों के साथ अपना वक्त गुजारती रहती थी। मैरियन और एना की जिंदगी बहुत ही साधारण सी थी। उनके पास पैसा बहुत नहीं था, पर माँ और बेटी अपने जिंदगी के साथ समझौता करते हुए एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगते हैं। एना ने स्कूल का जाना शुरू कर दिया था। स्कूल से आने के बाद वो अपने घर से हर दिन पड़ोस के घर चली जाया करती थी। जब उसकी माँ काम से वापस आती तो एना को घर ले आया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी मैरियन के जीवन में फिर एक बार दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। साल 1980, 7 मई की तारीख। जब 7 साल की एना स्कूल से घर आती है, उस दिन सुबह घर से निकलते हुए उसकी अपनी माँ से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और एना अभी तक उस बात को लेकर दुखी थी। घर पहुंचकर उसने फ्रिज से खाना निकाला और उसे गर्म करके खाने लगी। मैरियन के घर आने में अभी वक्त था। अक्सर ऐसे में एना खेलने के लिए पड़ोस में चली जाती थी। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। वो घर से निकली तो सही, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट पाई। शाम को जब उसकी माँ घर लौटी, उसने पाया कि एना घर में नहीं है। उसने आसपास पूछा, लेकिन एना कहीं भी नहीं मिली। देर रात तक जब एना घर नहीं लौटी तो उसकी माँ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस ने भी एना को ढूंढने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसका कहीं पता ना चला। फिर एक रोज एक शख्स पुलिस के पास आता है और उसने कहा कि उसे एना के बारे में कुछ जानकारी देनी है। उसने कहा कि इस मामले में उसे एना के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स, जिसका नाम क्लॉस ग्रैबोस्की, उस पर शक है। पुलिस को जब ग्रैबोस्की के बारे में पता चलता है तो उनको बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका नाम पहले से ही बहुत सारे अपराध से जुड़ा था। वो पहले भी यौन अपराध के मामले में सजा काट चुका हुआ होता है और इस मामले में राहत पाने के लिए उसने खुद अपनी मर्जी से एक मेडिकल प्रोसीजर के जरिए खुद को नपुंसक बना लिया था। अब वो एक आम जिंदगी जी रहा था, पर पुलिस एफआईआर और शक के आधार पर उससे पूछताछ करने उसके घर पहुंची और थोड़ी सख्ती दिखाने पर उसने पूरी कहानी बता दी। उस दिन हुआ यूं कि उस रोज जब एना अपने घर से निकली तो रास्ते में उसकी मुलाकात ग्रैबोस्की से हुई। ग्रैबोस्की पड़ोस में ही रहता था और एना उसे जानती भी थी, इसलिए ग्रैबोस्की के कहने पर वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। वहां उसने एना का यौन शोषण किया और अंत में उसकी हत्या कर डाली। उसने एना के शव को एक कार्डबोर्ड के बक्से में डालकर पास की नहर में फेंक दिया। ग्रैबोस्की ने अपराध तो कबूल कर लिया, लेकिन जब अदालत में उसके खिलाफ मामले की शुरुआत हुई तो उसने एक नई कहानी बताई। उसने कहा कि एना के साथ उसने पहले कोई जबरदस्ती नहीं की, उल्टा एना उससे पैसे मांग रही थी और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी। लिहाजा गुस्से में आकर उसने एना की हत्या कर डाली। ये मामला अब सिर्फ लोअर सैक्सन ही नहीं, बल्कि पूरे वेस्ट जर्मनी में आग की तरह फैल चुका था। मीडिया भी खूब सुर्खी बटोर रही थी, क्योंकि मामला एक नाबालिग बच्ची की हत्या से जुड़ा था। लगभग पूरे देश में सब लोगों को इस केस की खबर हो चुकी थी। खासकर तब लोग गुस्सा और आक्रोश से भर उठे थे जब इस मामले में ग्रैबोस्की कोर्ट में अपने पहले दिए हुए बयान से मुकर जाता है और उल्टा एना पर ही इल्जाम डाल देता है। कोर्ट में ग्रैबोस्की का केस लंबा चला। रोज अदालत की कार्रवाई होती और एक नई तारीख के साथ मामला को लटका दिया जाता। वैसे तो केस के सुनवाई के दौरान बहुत से लोग आते रहते थे, पर इस दौरान एक शख्स वहां हमेशा मौजूद रहती। वो थी एना की मां, मैरियन, जो अपनी बेटी की मौत से दुखी और अदालत के चक्कर काटते हुए बिल्कुल टूट चुकी होती है। ऊपर से उसे अब ये सुनना पड़ रहा था कि ये उसकी बेटी की ही गलती से इतना बड़ा कांड घटा है। ग्रैबोस्की ने एना पर जो उल्टा इल्जाम लगाया सो अलग,
अब उसके वकील ने एक नया दावा किया कि ग्रैबोस्की के नपुंसक बनने के प्रोसीजर के चलते उसका हार्मोन संतुलन बिगड़ गया है और इसी के चलते उसे गुस्से के भयंकर दौरे पड़ते रहते हैं। मैरियन के लिए सबसे दुख की बात ये थी कि जज पर इस अपील का असर भी पड़ रहा था। अखबारों के अनुसार संभव था कि एक बार फिर ग्रैबोस्की छूट जाए। इन सब खबरों ने मैरियन को बेचैन कर दिया। वो कैसे भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहती थी। अब उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होता है, कैसे भी अपनी बच्ची की मौत का बदला लेना। और अब उसे यकीन होने लगा कि उसकी बेटी को कानून के द्वारा न्याय नहीं मिलेगा। उसके जहन में ये इरादा मजबूती के साथ घर बना गया और उसने इस मामला को अपने हाथ में लेने का पक्का इरादा कर लिया। उस दिन भी हर दिन की तरह अदालत में केस की सुनवाई चल रही होती है। मैरियन उस रोज अदालत में पीछे खड़ी थी, पर आज उसके चेहरे में दुख की जगह एक ऐसी कठोरता थी मानो वो अब इस केस का फैसला कर चुकी हो। कोर्ट में लंच ब्रेक के बाद जब सुनवाई दोबारा शुरू होने जा रही होती है, अचानक मैरियन अपने पर्स से 1.22 कैलिबर की बेरेटा पिस्टल निकालती है और ग्रैबोस्की की ओर चला देती है। मैरियन के मन में ग्रैबोस्की के प्रति इस कदर गुस्सा था कि वो एक गोली पर नहीं रुकी, बल्कि उसने 8 की 8 गोलियां ग्रैबोस्की के सीने में उतार दी ताकि उसके बचने की कोई संभावना ना रहे। ग्रैबोस्की की मौके पर ही मौत हो गई और मैरियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारे अदालत में अफरा तफरी मच गई। मौका-ए वारदात पर मौजूद गवाहों के अनुसार हत्या के बाद मैरियन ग्रैबोस्की के शव को बहुत ही तिरस्कार और नफरत भरी नजरों से देखा और बोली, सुअर, तू यही डिजर्व करता था। इसके बाद उसने जज की ओर मुखातिब होकर जोर से कहा, माय लॉर्ड, हाँ, मैं उसे मारना चाहती थी। मैरियन ने अपनी बेटी की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन वह कानून की नजर में वो मुजरिम बन गई। इसलिए उस पर अदालत में केस चला। हालांकि इस दौरान मीडिया और लोगों के जुबान पर सवाल मैरियन से ज्यादा कानून की उस व्यवस्था पर उठा जिसने ग्रैबोस्की को निर्दोष बताया था। दरअसल ग्रैबोस्की के मामले में बाद में कुछ बातें सामने आई। पता चला कि उसने नपुंसक होने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि नपुंसक होने के चलते बार बार यौन शोषण करने के बावजूद उसकी सजा कम हो जाती थी। पूरे देश के सारे लोगों में मैरियन प्रति सहानुभूति दर्शाई और मैरियन लोगों के लिए हीरो बन चुकी थी। अदालत में जब उसका केस चला तो लोग कोर्ट के बाहर खड़े होकर नारे लगाने लगे, मैरियन, हम तुम्हें समझते हैं। मैरियन के पक्ष में 15,000 लोगों ने खत लिखा कि उसे रिहा कर दिया जाए। अदालत हालांकि ऐसा नहीं कर सकती थी। मैरियन को सजा मिली, लेकिन कुछ रियायत भी दी गई। उसे मात्र 6 साल जेल की सजा हुई और सिर्फ 3 साल सजा काटने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। मैरियन जेल से रिहा होने के बाद देश छोड़कर बाहर चली गई। सूत्रों के अनुसार वहां उसने एक और शादी की, लेकिन उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। साल 1996 में उसकी कैंसर से मौत हो गई। मौत के बाद उसे बेटी एना के बगल में ही दफना दिया गया। आगे चलकर मैरियन की कहानी इतनी फेमस हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई गईं। इनमें से एक फिल्म का नाम था नो टाइम फॉर टीयर्स, द बाकमायर केस। फिल्म का वो सीन जिसमें मैरियन ग्रैबोस्की को गोली मारती है, उसकी रील्स और शॉर्ट्स इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। इसीलिए मैंने भी सोचा क्यों न मेरे सारे व्यूअर्स को पूरी कहानी से अवगत कराई जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये दर्द भरी कहानी? अपना कीमती कमेंट्स और एक लाइक जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।